बूढ़े पिता का दर्द, रोज रोज के ताने और उलाहना भरी बातें सुन सुनकर बेचारे बुढ़ापे की दहलीज पर पांव रखे मनोहर जी का शरीर सूख कर कांटा हुआ जा रहा था। वो इसी गम में डूबे रहते हैं कि इस बदनसीब बाप की किस्मत ही खराब है। ये सोचकर रोते हुए मनोहर जी अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगे, क्योंकि उनका बेटा रोहित जब न तब ना समय देखता था, ना ही जगह, कहीं भी कुछ भी कह देता था। तभी उसने कहा, अरे वाह पिताजी, अपना उल्लू सीधा करना तो कोई आपसे सीखे। मैं जब से होश संभाला हूँ तब से यही देखा है कि जब जब घर में कोई परिस्थिति आई है, आपने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। अभी कल की ही बात ले लो, मेरे बेटे राजीव को इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए 4 लाख लग रहे थे रुपए। उसने आपसे कहा कि आपके पास जो फिक्स डिपॉजिट है उसे तुड़वा कर दे दो, तो आपने बड़ी सफाई से ये बहाना बना दिया कि अभी उसकी अवधि पूरी नहीं हुई है। वाह पिताजी, आपकी चाल मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, जबकि आप अपने ज़माने के सबसे अमीर और सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। लेकिन कंजूसी की भी हद होती है पिताजी। लगता है मरने के बाद सारी संपत्ति साथ ही लेकर जाओगे। एक पैर कब्र में है, लेकिन लोभ देख लो बुढ़े की। रोहित अपने पिता मनोहर जी के ऊपर भड़कते हुए अपने घर से निकल गया। वो उस दिन इतने गुस्से में था कि अगर उसके पिता सामने खड़े रहते तो उन्हें मारने में वो 1 सेकंड भी समय न लगाते हुए उन पर थप्पड़ों की बरसात कर देता। लेकिन शुक्र था कि मनोहर जी उस समय अपने कमरे में बैठे हुए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और ठंड के दिन चल रहे थे और उनके पास ना तो शरीर को ढकने के लिए अच्छा शॉल था, ना ही नया स्वेटर था। कई साल पुराना स्वेटर था जो कई जगह से छेद छेद हो गया था, जिसमें से हवा घुस रही थी और वो ठंड से कांपते रहते थे। लेकिन मजाल है कि कोई उनके बारे में ये सोच लेता कि उनको भी ठंड लगती होगी या उनको भी गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी। उनकी नज़रों में तो बस मनोहर जी के एफडी वाले पैसे ही खटकते थे। उन्हें तो बस मनोहर जी के पैसों से मतलब थे। रोहित ने देखा कि पिताजी तो एफडी के पैसे देने के लिए टस से मस नहीं हो रहे हैं, तो उसने अब अपने पिता को मक्खन लगाना शुरू किया। उनके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा और अपनी पत्नी रोशनी से भी कह दिया कि पिताजी जब तक एफडी के पैसे हमें नहीं दे देते, उनका अच्छे से खातिरदारी करो, ताकि उन्हें हम बहला फुसला कर एफडी के पैसे निकलवा सके। वरना बड़े भैया जो कि विदेश में रहते हैं, उनका बहुत दिमाग चलता है। वो आएंगे और अपना घड़ियाली आंसू बहाकर पापा के सारे पैसे ऐंठ लेंगे। रोशनी ने भी वैसा ही किया जैसा रोहित ने कहा। फिर क्या था, रोशनी तो अब पापा पापा कहते नहीं थकती थी। जब भी मनोहर जी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती, वो उनके कहने से पहले ही हाजिर हो जाता। मनोहर जी समझ रहे थे कि ये सेवा सत्कार सब बैंक में रखे पैसों के कारण है, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन वही हुआ जिसका डर मनोहर जी को था। वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए और बेहोश हो गए। बेटा बहू ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरे 15 दिनों बाद उन्हें होश आया। तब उनके बहू बेटे के जान में जान आई। अब तो रोहित को बहुत अच्छा मौका मिल गया अपने पिता से साइन लेने का। उसने कुछ पेपर अस्पताल में ही लाया और कहा, पापा ये कुछ पेपर है जो कि आपका मेडिसिन के बिल है, और आप तो जानते हैं मेरी नौकरी की वजह से मेरा ईएसआई का पैसा कटता है, जिसमें हमारे परिवार के सभी सदस्यों का इलाज फ्री में होता है। ये मेडिसिन के सारे बिल मैं कार्यालय में जाकर जमा करूँगा, तो आपके इलाज में जितने पैसे लगे हैं वो सारे पैसे वापस हो जाएंगे। मनोहर जी थोड़ी देर शंका भरी नज़रों से अपने बेटे बहू की तरफ देखा, फिर उन पेपर पर साइन करते रहे। इतने सारे पेपर किस चीज़ के हैं?
लेकिन तुरंत ही बेहोशी की हालत से उठे थे, तो उन्हें सवाल जवाब करना अच्छा नहीं लगा और उन्हें यह भी लगा कि बच्चे तो आखिर मेरे ही हैं, मेरे साथ इतना दगा तो नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सभी जगह साइन कर दिया। रोहित ने उन पेपर पर साइन करवाया और वो खुशी से उछलता हुआ जल्दी से अस्पताल से निकल रहा था कि एक चाय वाला चाय केतली में लेकर कुछ मरीजों को चाय देने अस्पताल के अंदर जा रहा था, तो उससे टकराकर रोहित के पास रखे सारे पेपर गिर गए और चाय के दाग से खराब हो गए। अब रोहित उस चाय वाले के ऊपर भड़कने लगा। तभी गार्ड ने आकर रोहित से कहा, ये अस्पताल है सर, यहाँ शोर शराबा बिल्कुल नहीं कर सकते वरना जेल की सज़ा हो सकती है आपको। रोहित ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझा और सारे पेपर उठाकर चुपचाप बाहर निकल गया। सारे पेपर को सूखे कपड़े से पोंछने की कोशिश किया तो चाय का दाग और भी फैल गया और पेपर और भी ज़्यादा खराब हो गया। फिर भी रोहित ने उन्हीं पेपर को एफडी के पैसे निकालने के लिए जमा कर दिया और एक आवेदन भी लिख दिया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही सीरियस है, इसलिए उनके इलाज के लिए उन रुपयों की सख्त आवश्यक है। बैंक वालों ने भी उसकी अर्जी को स्वीकार कर दिया और मनोहर जी के एफडी के सारे पैसे रोहित को दे दिए गए। अब तो रोहित और रोशनी के तेवर बदल गए। दूसरे ही दिन मनोहर जी को अस्पताल से छुट्टी करवाकर घर वापस ला दिया गया। अब मनोहर जी जैसे ही घर में आए, वो जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में ताला लगा हुआ था। मनोहर जी बोले, बेटा मेरे कमरे में ताला क्यों लगा रखा है? अरे अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल दो, मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाऊँगा। रोहित कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस वो पापा वो कह रहा था कि तभी रोशनी ने तपाक से कहा, पापा जी आपके इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए मालूम है आपको? हम लोग तो सड़क पर आ गए, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, समझे आप? इतनी उम्र हो गई है लेकिन समझदारी तो रत्ती भर भी नहीं है। आप क्या हमें कमा कर पैसे दिए हैं जो हम आपके ऊपर पैसे लुटाते रहेंगे? एफडी में से थोड़ा पैसे दे दीजिए कहा, पर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और पड़ गए ना बीमार। इसलिए हमने इस कमरे को किराए पर लगवा दिया है। और हाँ, अगर आपको रहना है तो यहीं बरामदे में रहिए या फिर स्टोर रूम में जाके रहिए। अब आपके लिए अलग से कोई कमरा नहीं दिया जाएगा। बहू की बातें सुनकर मनोहर जी वहीं ज़मीन पर धम से गिर पड़े। एक तो बीमारी के कारण वह पहले ही कमज़ोर हो चुके थे, ऊपर से बहू की तीर जैसी बातों ने उनके मन को छलनी करके रख दिया था। मनोहर जी अपने बेटे की तरफ कातर नज़रों से देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद वो अपने पिता के पक्ष में कुछ बोलेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए ये कह दिया कि रोशनी ठीक ही तो कह रही है पिताजी। बेटे की बातों ने मनोहर जी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। मनोहर जी गुस्से से उठे और स्टोर रूम की तरफ चले गए। वहां जाकर देखा रूम कई दिनों तक बंद होने के कारण वहां से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उन्होंने वहां के धूल डस्ट को झाड़ा और एक टूटा सा पलंग था उसे ठीक से सुधार कर सो गए। उन्हें वहां नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने बैंक गए, ये सोचकर कि जो पैसे बैंक में जमा हैं उन्हें निकाल कर अपने लिए घर के ऊपर अच्छा शानदार घर बनवा लेंगे। लेकिन जब उन्होंने बैंक में जाकर पैसे के बारे में जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने वो पैसा पहले ही निकाल चुका है। अब तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने ही पिता से ऐसी गद्दारी, ये उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अब करते भी क्या, इसलिए फिर से स्टोर रूम में आकर लेट गए। बहू रोशनी ने मनोहर जी के लिए दलिया लाकर रख दिया और कहा, पिताजी दलिया खाकर दवाई खा लीजिएगा और हाँ,
दवाई टाइम पर खाना, वरना दोबारा बीमार पड़ोगे तो हम इलाज करवाने नहीं जाएंगे। आपको तो मालूम है ना कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उन्हें मेहनत करके कमाने पड़ते हैं। जो अब आपके बस की तो बात ही नहीं रह गई। और वो अपना मुंह बिचकाते हुए वहाँ से चली गई। मनोहर जी को वो दलिया जहर के समान लग रहा था, लेकिन बेचारे लाचार हो गए थे, इसलिए उन्हें मजबूरन उस दलिया को खाना पड़ा, क्योंकि उन्हें दवाई भी खानी थी, वरना वे ठीक कैसे होते। मनोहर जी को अपनी पत्नी सुधा जी की याद आ रही थी और वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद भी दे रहे थे कि अच्छा ही किया भगवान, आपने सुधा को जल्दी ही अपने पास बुला लिया, वरना वो मायूस दिल वाली इन नालायक स्वार्थी औलादों की मक्कारी को वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। कितने अच्छे दिन थे वो दिन जब सुधा जी और मैं कंधे से कंधा मिलाकर हमारी गृहस्थी रूपी गाड़ी को बराबर का धक्का लगाकर चला रहे थे। दोनों में कितना सामंजस्य था, दोनों में कितना अंडरस्टैंडिंग थी। बिना कहे ही हम पति पत्नी एक दूसरे की बातों को कैसे समझ लेते थे। लेकिन आज एक हमारी औलाद है जो अपनी आंखों से देखकर भी अनदेखा कर रहा है और मुझे बूढ़े लाचार और बीमार बाप पर इतना जुल्म कर रहा है। तभी उन्हें ऐसा एहसास हुआ मानो सुधा जी उन्हें कह रही हैं कि आपके पास तो एफडी का पैसा है ना, तो आप इन लोगों के सामने इतने मजबूर कैसे हो गए? क्या आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है? कायर होता है वो इंसान जो अपने बुढ़ापे या अपनी कमजोरी का बहाना बनाकर अपने आप को निर्बल साबित करके लोगों की गुलामी स्वीकार कर लेता है। और आप कब से कायर बन गए? मैंने तो आपको ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। फिर आपने कब से हार मानना स्वीकार कर लिया? बताइए मनोहर जी, बताइए ना, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? उनके कानों में बस यही आवाज़ गूंज रही थी। तभी मनोहर जी ने अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बस बस, अब और नहीं, अब मैं किसी के गुलामी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उनके आवाज़ सुनकर उनके बेटे बहू दोनों उनके पास जाकर बोले, अब क्या हो गया इस बूढ़े को? खुद चैन से रहता है और ना ही हमें चैन से रहने देता है। लेकिन मनोहर जी उस समय अपने होश में नहीं थे। तभी रोहित उनके पास गया और बोला, पिताजी क्या हो गया आपको? ये क्या बार बार बके जा रहे हो? क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? आराम से यहाँ रहना है तो रहो, वरना निकल जाओ मेरे घर से। और उनका हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मनोहर जी एक पोटली में कुछ पेपर और कपड़े लिए और निकल गए। रोहित और रोशनी बहुत खुश थे। मनोहर जी के पैसों से घर में नए नए सामान खरीद कर लाया और अपने दोस्तों के साथ आए दिन पार्टी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ मनोहर जी पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। वो धीरे धीरे एक मंदिर के पास पहुँचे। वहाँ एक अमीर आदमी अपने बेटे की जज बनने की खुशी में भंडारा करवा रहा था। मनोहर जी भी वहाँ भिखारी के लाइन में खड़े हो गए। जैसे ही मनोहर जी की खाना लेने की बारी आई, उनके हाथ थर थर काँप रहे थे। मनोहर जी के अजीब सी हरकत से वो अमीर आदमी उनको और ध्यान से देखने लगे तो उन्हें पता चला कि वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि उनका बचपन का दोस्त मनोहर है। उनकी ऐसी हालत देखकर वो अमीर आदमी दंग रह गए। उन्होंने खाना बांटने का काम अपने सहयोगी को दे दिया और उन्होंने मनोहर जी को अपने साथ दूसरी तरफ ले जाकर पूछा, मनोहर, तुमने मुझे पहचाना? मनोहर जी की आंखों में आंसू भरे होने के कारण उन्हें धुंधला सा दिखाई दे रहा था, इसलिए अमीर आदमी को नहीं पहचान पाए। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उस अमीर आदमी को पहचानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाए।
फिर वो अमीर आदमी बोला, अरे मनोहर, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम्हारे नौकर हरिया चाचा का बेटा सुरेश हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मनोहर शर्मिंदा के मारे लाल हो गए, क्योंकि एक नौकर का बेटा आज सूट बूट में और एक मालिक का बेटा भिखारी की लाइन में। उन्होंने कहा, हाँ यार, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ। तू बचपन में पढ़ाई में मेरी कितनी मदद किया करता था, और आज पेट भरने में। नहीं यार, तू मुझे और अधिक शर्मिंदा मत कर यार। कहते हुए सुरेश ने मनोहर जी को गले से लगा लिया। फिर सुरेश ने कहा, यार तू बुरा न माने तो एक बात पूछूं? तू तो अपने समय का सबसे अमीर, रौबदार और उसूलों का पक्का आदमी था, लेकिन तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तू आज इस हालत में आ गया? और मैंने सुना था कि तेरे 2 बेटे भी अच्छे पोस्ट पर हैं। शायद बड़ा बेटा विदेश में है ना, और छोटा बेटा भी शायद नगर पालिका में कोई बड़ा अधिकारी है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मनोहर जी ने हाँ में सिर हिला दिया। सुरेश जी उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। कितने पैसे वाला आदमी और दोनों बेटे कमाने वाले, फिर भी इसकी हालत भिखारी जैसे? उनकी समझ में नहीं आ रहा था, और उस समय मनोहर जी उन्हें कुछ बताने की स्थिति में भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने भंडारा का काम जल्दी जल्दी निपटाया और मंदिर में पूजा अर्चना करवाकर मनोहर जी को अपने साथ लेकर अपने घर चले गए। मनोहर जी शर्मिंदगी के कारण अपने दोस्त के घर जाकर भी बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन सुरेश जी की पत्नी ने उनके साथ इतनी आत्मीयता के साथ बातें किया कि वो अपना लाज शर्म छोड़कर पहले की तरह खुलकर बोलने हंसने लगे। तभी सुरेश जी ने मनोहर जी से उनके हालात के बारे में पूछा, तो उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि किस तरह उनके बेटे बहू ने उनके साथ चाल करके उनके एफडी के पैसे निकाल लिए, और ये भी बताया कि उनके पास और 2 एफडी बचे हैं, लेकिन उस घर में एक भी खर्च करने की इच्छा नहीं हुई। इसलिए मैंने वो एफडी के पेपर और घर के पेपर, जो अभी भी मेरे नाम पर है, अपने साथ ले आया। सुरेश जी अपने मित्र की समझदारी भरी बातें सुनकर खुश हो गए और उनकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे वाह मेरे शेर, ये हुई ना बात। अब सुरेश जी ने अपने बेटे को ये सारी बातें विस्तार से समझाए और कहा, बेटा, तेरे अंकल मेरे बचपन के दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई ही हैं। अब इनको इंसाफ दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रोहन बोला, पापा, ये केस तो एकदम सीधा सीधा है, इसमें तो कोई भी तिकरम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मनोहर जी का कलेजा कांप रहा था। वह एक बाप होकर अपने बेटे को सज़ा कैसे दिलाए? मनोहर जी की स्थिति देखकर सुरेश जी और रोहन समझ गए कि अभी तो एकाएक ये नहीं मानेगा, लेकिन शायद समय के साथ साथ इसे भी समझ में आ जाए। रोहन ने एक चालाकी की। उसने एक सुंदर सा पेन लाकर मनोहर जी की जेब में लटका दिया और सुंदर सा ड्रेस खरीद कर लाया और उन्हें पहना दिया। खिला पिलाकर उस पेन को उनकी जेब में लटका दिया जिसमें कैमरा लगा हुआ था, और उन्हें फिर से अपने बेटे बहू के पास भेज दिया। जैसे ही घर पहुँचे, उनका बेटा घर पर ही था। बहू ने दरवाज़ा खोला तो वो उन्हें गालियाँ देना शुरू कर दिया, और रोहित तो उन्हें देखकर गुस्से में आकर सीधे उन पर हाथ ही उठा दिया। उसने कहा, इतने दिन तक बाहर घूम फिर कर भीख मांग कर खाता रहा, अब यहाँ क्या लेने आया है? तभी रोशनी ने उन्हें ऐसे धक्का दिया कि उनका सिर लोहे के कील में जा टकराया और उनके सिर से खून बहने लगा। अब तो मनोहर जी का खून खौलने लगा। थोड़ी देर पहले ही वो कितने प्यार भरे मन से अपने बच्चों के साथ रहने के लिए अपने घर में प्रवेश किया, लेकिन उन दरिंदों को तो उनके प्यार की कोई कीमत ही नहीं थी। वो बेचारे अब जाते भी कहाँ,
अब वो अपने दोस्त के पास किस मुंह से जाते कि अपने बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है। इसलिए उन्होंने अब हार मान लेना ही स्वीकार कर लिया। तभी रोहन और सुरेश जी पुलिस के लेकर उसके घर पहुंच गए। रोहन को देखकर मनोहर जी की जान में जान आई। वो लड़खड़ाते कदमों से उनके पास जाने की कोशिश करने लगे तो रोहित ने उन्हें फिर से धक्के मारकर वहीं बैठा दिया। तभी रोहित दौड़कर उन्हें जाकर उठा लिया और सुरेश जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। उन दोनों को देखकर रोहित गरजते हुए बोला, अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ मेरे घर में आकर ये क्या तमाशा लगा रखा है। तभी सुरेश जी बोले, अरे नालायक, तमाशा हमने लगाया है या तुमने? कोई अपने बूढ़े पिता को ऐसे जानवरों की तरह मारता है क्या? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है? तभी रोशनी बोली, ए मिस्टर, आप लोग कौन हैं और मेरे पति को तमीज सिखाने वाले आप होते कौन हैं? चलिए जाइए आप लोग यहाँ से, वरना मैं आप लोगों के ऊपर मुझसे ज़बरदस्ती करने का केस लगा दूंगी। तभी रोहन बोला, हाँ हाँ, तुम्हारी जैसी औरत और कर भी क्या सकती है? लोगों का धन हड़पना, बुजुर्गों पर हाथ उठाना, लोगों पर गलत इल्ज़ाम लगाना, यही सब तो आता है आपको। रोहन का इतना कहना था कि रोहित ने रोहन को तरातर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। तभी मनोहर जी उठे और रोहित के गालों पर थप्पड़ की बरसात कर दिए। रोहित अपने पिता को देखता रह गया। जिस आदमी का इतना खून बह जाने के कारण उठना भी मुश्किल था, उसमें इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई और उसकी इतनी हिम्मत। जो हमेशा चूहे की तरह दुबक कर रहने वाला इंसान आज शेर की तरह पंजा मार दिया। रोहित को थप्पड़ खाता देख रोशनी जल्दी से अपने कमरे में चली गई, वरना शायद आज उसे भी थप्पड़ पड़ जाते। रोहन एक सीटी बजाया और पुलिस दनदनाते हुए रोहित के घर पर आ गई। रोहित ने बात को पलटते हुए अपनी सफाई में कहा, सर, ये लोग मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसकर मेरे पिताजी को भी मारा है और मुझे भी मारा है। सर, आप इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए। मनोहर जी ने फिर से उसे 2 थप्पड़ और जड़ दिए और कहा, अरे नालायक, और कितना झूठ बोलेगा। सर, ये लोग तो बचाने आए थे, इसलिए मुजरिम तो ये और इसकी पत्नी है। ये दोनों ने मिलकर मुझे बहुत सताया है। मुझसे धोखे से साइन करवाकर मेरे बैंक के एफडी के पैसे निकाल लिए और मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। और जब मैं बोला मैं वहाँ नहीं रहूँगा तो इन दोनों ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तभी प्रकाश ने मनोहर जी के जेब में रखे पेन को निकाला और उस कैमरे को अपने मोबाइल से अटैच किया और वीडियो प्ले करके दिखाया कि मनोहर जी को किसने और किस तरीके से मारा है। पुलिस वाले ने रोहित और रोशनी दोनों को जेल में डाल दिया और रोहन ने अदालत में सुनवाई की। जब दोनों ने देखा कि रोहन ही उस अदालत का जज है तो जज के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में रोहित के ऊपर डबल चार्ज लगाया गया। इस प्रकार रोहित और रोशनी जेल में रहकर जेल की चक्की पीसते रहे और अपने किए पर दिन रात आंसू बहाते रहे। वही मनोहर जी के जितने भी एफडी के पैसे थे, उन पैसों से उन्होंने अपने घर को सुधा निवास वृद्धाश्रम बनवा दिया, जहां उन्हीं की तरह अपने ही नालायक बेटे बेटियों द्वारा ठुकराए गए माँ बाप को आश्रय मिल सके। मनोहर जी स्वयं आश्रम का सहारा निरीक्षण करते थे, जिससे उनके अंदर उत्साह का संचार हो गया था। जब ये बात उनके विदेश में रह रहे बेटे को पता चला तो उसने भी अपने पिता को साहसिक कदम की सराहना की और बताया कि वो हर महीने अपने पिता के लिए पैसे भेजा करता था, लेकिन छोटे भाई ने अपने पिता को ना ही कभी बताया और ना ही कभी रुपए दिया और पैसों के लिए हमेशा उन्हें ताने मारते रहे, जिससे मनोहर जी घूंट घूंट कर जीते रहे। जिसका दुख उनके बड़े बेटे को बहुत था, उसका पता उसे अभी अभी चला जब ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसने कहा, पिताजी, मैं आपके वृद्धाश्रम को चलाने के लिए अभी भी हर महीने पैसे भेजा करूँगा, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सके।
दोस्तों आपने सुना तो होगा ही, जैसी करनी वैसी भरनी। फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।